स्टडी जोन। सो दोस्तों, स्वागत है आपका क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 3 में, जहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस टॉपिक, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है जी, हमने ऑलरेडी हमने ये जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है, तो यहाँ पे हमने एक बार दोबारा से इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, अब हम लोग ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? पहले मैंने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाया, अब हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। एक्चुअली हमारा ये मेन टारगेट था कि क्लासिकल लॉज जो है वो किस तरीके से ये दो इफेक्ट्स को प्रूफ नहीं कर पाए, और हमारे पास फिर क्वांटम मैकेनिक्स का ऐसे बोलो कि बर्थ हुआ या जन्म हुआ, है ना। सो हमारे पास, जैसे मैंने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में भी बताया था कि वहां पे भी ऐसे कुछ केसेस थे, ऐसे कुछ कंसेप्ट्स थे जो क्लासिकल लॉज फेल होगी एक्सप्लेन करने में। तो ऐसे ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखेंगे कि ऐसे कौन से कंसेप्ट्स थे जो क्लासिकल लॉज नहीं एक्सप्लेन कर पाए, फिर हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन कर सके। तो ये कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो जहाँ पे क्लासिकल लॉज फेल हो जाते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना। देखो, सबसे पहले हमारे पास वर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो फोटो हम यूजली, आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ज़्यादा पता होगा, फोटो वर्ड हम लाइट के लिए यूज करते हैं, है ना। जो ये वर्ड है फोटो, फोटो का मतलब हमारे पास क्या रहता है, लाइट रहता है ना। और जो हमारे पास दूसरा है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉन्स से, है ना। इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉन्स से, यानी कि पहले तो आपको इस वर्ड से ही मतलब क्लियर हो गया होगा। फोटो इलेक्ट्रिक मतलब लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स का कुछ रिलेशन है, मतलब लाइट भी है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ ऐसा रिलेशन होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन, एज यूजुअल ये डेफिनेशन आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई है, मैंने डिक्टो वहां से कॉपी करी है, तो डेफिनेशन को देखेंगे। द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from the surface of a metal when light of suitable frequency strikes on it, that is called photoelectric effect। डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा मेटल के सरफेस से। ठीक है ना, मेटल के सरफेस से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी किसकी, रेडिएशन की, एक सुटेबल रेडिएशन जो है वो जब मेटल के ऊपर स्ट्राइक करेगी, तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। तो पहले इसको ये मतलब समझो, सबसे पहला क्वेश्चन मेटल ही क्यों, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों इजेक्ट हो रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन, ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। ये 3-4 क्वेश्चन है हमारे पास। पहली बात तो ये मेटल इस करके, बिकॉज मेटल्स हमारे पास किसके लिए जाने जाते हैं, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, मेटल्स के पास क्या होता है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे मेटल्स, क्योंकि मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना बहुत आसान है रादर देन एनी अदर सब्सटेंस। सेकेंड बात, इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों इजेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि न्यूक्लियस के बाहर, है ना, न्यूक्लियस में तो आपके पास क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन्स हो जाएंगे, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। और न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और वो लूजली, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होगा, न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन कम होगी, वो बाहर की तरफ ज्यादा होगा, यानी कि मैं वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ, वहां से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना बहुत आसान है। ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स, अब मेटल अगर एनर्जी नहीं देते तो मेटल तो सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज करके बैठे होते। अब मेटल्स में बाहर वाली शेल जो वैलेंस शेल है, उसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, रेडिएशन से मिल रही है, लाइट से मिल रही है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड लाइट यूज कर रहे हैं। अब लाइट का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, मैंने ब्लैक बॉडी में भी बताया था आप लोगों को, जब मैंने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन टॉपिक समझाया था, कि हम लोग रेडिएशन वर्ड का मतलब सिर्फ ये व्हाइट लाइट समझते हैं जो सन से हमें मिल रही होती है, बिकॉज हम तो अर्थ पे हैं ना, हम तो सन से जो रेडिएशन मिल रही है हम उसी को लाइट बोलते हैं। पर जो रेडिएशंस हैं हमारे पास वो और भी बहुत सारी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, आईआर, इंफ्रारेड, ठीक है, और उसके बाद रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, ये सारी ही हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सुटेबल फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि इनमें से ही कोई ना कोई रेडिएशंस यहाँ पे स्ट्राइक करने वाली है। अब हम लोग सिर्फ व्हाइट लाइट को ही नहीं सोचेंगे कि आप ये मत सोचना कि सिर्फ व्हाइट लाइट की ही बात हो रही है। ठीक है ना, सुटेबल फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि ऐसी रेडिएशन जिसके पास एक सफिशिएंट एनर्जी हो उस इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए।
ठीक है, आप लोगों को तीन बातें समझ में आ गई होंगी कि इलेक्ट्रॉन्स की बात क्यों हुई है, मेटल की बात क्यों हुई है, और सुटेबल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। सुटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब इतने बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से जिसकी एनर्जी उसको सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, उसका उसको उस चीज का मतलब है सुटेबल फ्रीक्वेंसी। वो है सुटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। मतलब अब मेटल के ऊपर लेट अस सपोज मेरे पास एक मेटल है, अब मेटल के ऊपर तो कई टाइप की रेडिएशन स्ट्राइक करती रहेंगी, व्हाइट लाइट भी करेगी, इंफ्रारेड भी होगी, यूवी, जो मर्जी करवा लो, है ना। आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यूवी करवा सकते हो उसके ऊपर स्ट्राइक, चाहे आप और भी, चाहे आप रेडियो वेव्स करवा लो, माइक्रोवेव्स करवा लो, आजकल तो इंस्ट्रूमेंट्स तो हैं ही हैं। अगर अर्थ में सिर्फ व्हाइट लाइट है या यूवी है, इंफ्रारेड है, तो बाकी रेडिएशंस तो हमारे पास हम बाई मशीन्स के थ्रू जनरेट कर सकते हैं और वहां पे आप स्ट्राइक करवा के देख लो। ठीक है, सो बेसिक मेरे पास बात यह है कि हमें एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी चाहिए, एक ऐसी पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सके, उसको मेटल के साथ इंटरेक्शन को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंक सके। ठीक है, सो आओ इसकी थोड़ी पिक्चर देखते हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ वर्बली बताया, अब हम थोड़ा सा इसको पिक्चराइज करते हैं कि किस तरीके से हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट अस सपोज, जस्ट वेट, ओके, सो लेट अस सपोज मेरे पास एक मेटल का सरफेस है, मैं इसको मेटल का सरफेस कंसिडर कर रहा हूँ ऐसे करके। अब मेटल के सरफेस में हमें पता है कि वहां पे क्या होते हैं, मेटल के एटम्स प्रेजेंट है, जिस चीज का भी वो मेटल है। ठीक है, जैसे सीजियम का है या पोटाशियम का है, कोई भी मेटल सरफेस यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अब उसके पास क्या होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा, आसपास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे शेल्स बनी होंगी, है ना, ऐसे करके शेल्स हमारे पास यहाँ पे रही होंगी, बहुत सारी होंगी, मैंने तो दो दिखाई हैं। अब इसके बाहर यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक होगी बात, सेंटर में न्यूक्लियस है और जो बाहर वाली हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब क्या होने वाला है, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे रेडिएशन स्ट्राइक करेगी, अब रेडिएशन एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी है ना। अब सारी रेडिएशन वैसे तो मेटल के ऊपर तो सारा कुछ स्ट्राइक कर रहा है, व्हाइट लाइट भी सारी स्ट्राइक कर रही है, वो भी स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक स्पेसिफिक एनर्जी उसको चाहिए, वही एब्जॉर्ब करेगा जो सफिशिएंट होगा इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट करने में। अब वो इजेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे क्या होगी, इजेक्शन। ठीक है, और यहां से हमारे पास एच न्यू मीन्स ये लाइट जो है वो हमारे पास यहाँ पे हम स्ट्राइक करवा रहे हैं एक मेटल सरफेस पे। ये क्या है मेरे पास, इसको हम बोलते हैं मेटल सरफेस, हम लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं, फिर ये लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आपको कुछ बातें क्लियर हुई होंगी यहाँ पे। ये मेरे पास मेटल सरफेस है। ठीक, मेटल सरफेस जैसे ही इसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करी, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन स्टार्ट हो गया। अब ये तो मैंने एक रफ पिक्चर बनाई है, अभी हम इसको आगे जाके और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम इसको क्वांटम अप्रोच में लेके जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो आप ऐसे समझ लो कि एक मेटल सरफेस है, मेटल के ऊपर जो हमारे पास जितने भी ये ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उसमें जो वैलेंस शेल बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके ऊपर जैसे लाइट पड़ेगी वो रिमूव हो जाएगा। अब बाहर वाला है क्यों, बिकॉज देखो हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, हमारा मेन टास्क है पहले तो वो इलेक्ट्रॉन और वो जो न्यूक्लियस है वो दोनों आपस में इंटरेक्ट रहेंगे। आपको पता है कि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हम लाइट का यूज कर रहे हैं सिर्फ इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, ताकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चंगुल से हट जाए और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाए। ये हमारा यहाँ पे टास्क रहा। तो इसको हम बोलते हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक करती है। सारी फ्रीक्वेंसी, चाहे आप मेटल के ऊपर सारी फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक करवा दो, व्हाइट लाइट भी करवा दो, यूवी भी करवा दो, सब कुछ करवा दो, लेकिन उसने सिर्फ वही एब्जॉर्ब करनी है ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा सके। ठीक है, रेडिएशंस बहुत सारी हैं, तो उसमें से सिर्फ एक स्पेसिफिक सुटेबल फ्रीक्वेंसी में स्पेसिफिक एनर्जी वाली चाहिए। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब अंडरस्टैंड हुआ। ठीक है, अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। ऑब्वियसली बात है कि जब हमने कोई नया टॉपिक आता है अगर, तो उससे पहले एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद उसकी थ्योरी बनती है ना, उसके रिजल्ट्स लिखे जाते हैं।
तो पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने क्या करा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर एक्सप्लेनेशन दी, एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट जब हुआ तो उस टाइम पे तो क्लासिकल लॉज चले हुए थे, उस टाइम पे तो सिर्फ किसका जमाना था, न्यूटन का जमाना था, ठीक है, न्यूटोनियन फिजिक्स चल रही थी उस टाइम पे। तो सारे लॉज जो लगा रहे थे साइंटिस्ट लोग, वो सब न्यूटन के लॉज ही अप्लाई करके देख रहे हैं, सब क्लासिकल लॉज अप्लाई करके देख रहे हैं। और यहाँ पे हम लाइट वर्ड यूज कर रहे हैं, और हमें पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो एक वेव नेचर दिखाती है। क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या था, मैंने आपको बताया था, दिस इज द फेलियर ऑफ द क्लासिकल लॉस। उसमें सिर्फ लाइट को क्या बोला था कि वो सिर्फ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो वेव नेचर दिखा रही है। तभी तो मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैं इसको वेव बना रहा हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे रेडिएशंस को एक वेव की फॉर्म में दिखाया ना, ये देखो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वेव की फॉर्म में इसी करके दिखाया कि वो उस टाइम पे सिर्फ क्लासिकल लॉज थे। और क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद जो रिजल्ट्स निकले, जो रिजल्ट्स निकले, अब वो रिजल्ट्स क्या हैं उनको मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा है, ठीक है। मैंने इस करके लिखा है ताकि आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएं। और दूसरी चीज, इसको अगर मैं विद इन क्लास लिखता तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता। तो यहाँ पे हम देखो क्लासिकल एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स द एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, मतलब अब देखो इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजेक्ट हुआ, अब इलेक्ट्रॉन ने क्या लिया, एनर्जी ली ना लाइट से एनर्जी ली, उसने अपनी इंटरेक्शन ब्रेक करी, न्यूक्लियस से इंटरेक्शन ब्रेक करी और इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया उसके पास एनर्जी है, कुछ ना कुछ एनर्जी है, क्योंकि उसने लाइट से एनर्जी ले रखी है। अब वो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उसने क्या बोला, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक वर्ड होता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस, लाइट कितनी चमक रही है। यहाँ पे ना दो चीजों में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं इसके पहले क्लियर कर देता हूँ। एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होती है इंटेंसिटी। अगर मैं लेट अस सपोज एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि उस लाइट का एक पर्टिकुलर एनर्जी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी आपस में डायरेक्टली रिलेशन में होते हैं, ये प्लैंक्स लॉ होता है, ठीक है। अब हमारे पास अगर मैं बात कर रहा हूँ इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी होता है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इसके बारे में, दो वर्ड्स क्लियर करते हैं। एक होता है इंटेंसिटी, एक है फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस, लाइट कितनी चमकदार है ना। एक होती है डिम लाइट, एक होती है ब्राइट ब्राइट वाली लाइट, आपने देखा होगा। यानी कि हम अलग अलग, जैसे अगर आप घरों में भी यूज करते हैं, बल्ब यूज करते हैं, है ना। एक बल्ब है जो हमारे पास बिल्कुल डिम लाइट दे रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिम लाइट देने वाला बल्ब है। मान लो वो हमारे पास है, मान लो लेट अस सपोज मेरे पास कोई चीज है वो 50 वॉट है, ठीक है। मिल तो आपको व्हाइट लाइट रही है, आप घर में है तो घर में हम व्हाइट लाइट वाला बल्ब यूज करते हैं। तो लेट अस सपोज व्हाइट लाइट है, ठीक है। अब व्हाइट लाइट की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो तो फिक्स है, बिकॉज वो व्हाइट लाइट विजिबल रीजन में लाई कर रही है, और विजिबल रीजन की फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होगी, वो मैंने न्यू मान ली, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। अब उस व्हाइट लाइट का आपके पास एक 50 वॉट का बल्ब भी है, और उसका आपके पास एक 200 वॉट का बल्ब भी है। सबसे ज्यादा चमकदार कौन सा होगा, 200 वोल्ट वाला जो बल्ब होगा वो आपके पास क्या होगा, ज्यादा चमकदार होगा। तो मतलब ब्राइटनेस जो है वो अलग चीज होती है, फ्रीक्वेंसी अलग चीज होती है। ब्राइटनेस मतलब इंटेंसिटी, वो हमारे पास एक सेम फ्रीक्वेंसी, मान लो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के भी हम लोग अलग अलग ब्राइटनेस ले सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास जैसे यहाँ पे हमारे पास व्हाइट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कोई ना कोई फिक्स मैंने मान ली, मान लो कि वो मेरे पास व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट मान लो उसके पास है 500 नैनोमीटर का उसमें वेवलेंथ है, लैम्डा मान लेते हैं, ठीक है। उसकी एक पर्टिकुलर है हमारे पास लैम्डा जो है वो 500 नैनोमीटर का, 500 नैनोमीटर विजिबल रीजन में लाई करता है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर वेवलेंथ का कोई ना कोई एनर्जी होगा, यानी कि ये वाली जो एनर्जी है उसके हमारे पास दो चीजें हो गई, मतलब एक 50 वोट है, 200। अब 50 वोट वाला डिम होगा और 200 वोट वाला ज्यादा ब्राइट होगा, तो ब्राइटनेस जो होती है वो इंटेंसिटी होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे चलो, तो उसने बोला कि जो एनर्जी होगी हमारे पास इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के।
जितनी ज्यादा लाइट चमकेगी, जितनी ज्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी, उतनी ज्यादा उस इलेक्ट्रॉन की जो इजेक्ट हुआ है उसकी एनर्जी होगी। ये क्लासिकल बोल रहा है, ठीक है। और वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, है ना, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। क्या नहीं डिपेंड करती? एनर्जी। जो एनर्जी है उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के पास, वो सिर्फ जितनी ज्यादा लाइट की ब्राइटनेस होगी जो उसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, जितनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी, ज्यादा ब्राइटनेस वाली जो होगी, वो इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज्यादा होगी। So we can eject electron from metal surface at any frequency of radiation by increasing intensity। कहता कि फ्रिक्वेंसी चाहे जो मर्जी हो, अगर हमने इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा करनी है तो हमें इंटेंसिटी ज्यादा करनी पड़ेगी, हमें फ्रिक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। ये कहता है क्लासिकल, ठीक है। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और समझ के करना। क्लासिकल मैकेनिक्स, सेकंड पॉइंट क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स से दैट इफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज फीबल then there is time lag between intensity of radiation and ejection of electron। अब क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या बोलता है? कहता है कि जो हमारे पास अगर किसी की ब्राइटनेस डिम है, जैसे बोल सकते हैं ब्राइटनेस मतलब इंटेंसिटी, अगर किसी की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है लाइट की, है ना, अगर लाइट की इंटेंसिटी, रेडिएशन की इंटेंसिटी फीबल है, डिम है, तो यहाँ पे क्या था, क्या होगा कि जैसे ही वो डिम लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक करेगी मेटल सरफेस के ऊपर, तो मेटल सरफेस के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद जो देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द, जैसे इंसिडेंट मतलब लाइट करेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, वहां पे कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, इजेक्शन का टाइम लगेगा। मतलब जैसे ही मान लो ये मेटल सरफेस है, लाइट स्ट्राइक कर रही है और जो लाइट जो है वो फीबल है, मतलब उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, डिम लाइट है। जैसे ही वो स्ट्राइक करेगी उसके ऊपर और जैसे ही हमारे पास मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके साथ ही इलेक्ट्रॉन ही निकल जाए, कुछ टाइम तक वो स्ट्राइक करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, एब्जॉर्ब होती रहेगी एनर्जी, फिर उसके बाद जाके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ये बोलती है क्लासिकल मैकेनिक्स। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। अब कहता कि अब पहली बात इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उस सरफेस से, जो वो मेटल सरफेस था, अब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स कितने इजेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेटल सरफेस था, इसमें से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे एक सेकंड में, कहता वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वो हमारे पास रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब आपको पता है गामा रेज, अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था गामा रेज होती हैं, फिर एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, फिर उसके बाद यूवी आ जाता है, फिर विजिबल आ जाएगा, फिर आईआर, है ना, ऐसे करके हमारे पास अब गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो एंड देन रेडियो। अब ये वाली चीज हमारे पास रहती है ना, यही है हमारे पास। अब ये जो हमारे पास चीज है, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? गामा की, फिर एक्सरेज की, फिर यूवी की, फिर विजिबल, आईआर, फिर माइक्रो की। अब हमारे पास यहाँ पे उसने वर्ड क्या बोला है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। यानी कि अगर मैं गामा रेडिएशन यूज करूं, इसके ऊपर गामा रेडिएशन यूज करूं, तो मेरे पास भर भर के इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने वाले हैं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने वाले हैं। इसका कहने का मतलब ये है ना, कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा इजेक्ट होंगे। इनके आप ग्राफ्स भी बना सकते हैं ना, ऐसे एक तरफ रख के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख लो, एक साइड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रख लो, आप इसका स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं ऐसे करके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ्स तो ईजी होते हैं ना, इस तरफ आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो और इस साइड आप फ्रीक्वेंसी रख सकते हो। पर इन ग्राफ्स का भी कोई है नहीं मतलब, अभी आप बस इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि ये 3 पॉइंट्स हमें क्या एक्सप्लेन करते हैं कि इसने जो भी क्लासिकल लॉज ने पॉइंट्स दिए, अब ये सारे पॉइंट्स आपके उल्टे हो जाएंगे आगे जाके, ठीक है। तो इसने पहले आपको ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स के ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन, हमने जो मेन फोकस करना है वो उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पे फोकस करना है, उसकी एनर्जी कितनी है क्योंकि उसने लाइट अब्सॉर्ब करी है, उसकी एनर्जी पे। और दूसरा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इजेक्ट होने वाले हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने। अब क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होंगे वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं, और
जो उन इलेक्ट्रॉन्स की एजेक्शन की जो एनर्जी है, उनके पास जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। ये क्लासिकल के अकॉर्डिंग हो रहा है सब कुछ। और क्लासिकल के अकॉर्डिंग टाइम लैग भी है, इंसिडेंट के बाद कुछ टाइम गैप है, फिर उसके बाद जाके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, यानी कि वहां पे टाइम गैप भी बताया है। तो क्लासिकल लॉज ही हुआ, क्योंकि उस टाइम पे क्लासिकल चला हुआ था, सब कुछ न्यूटोनियन फिजिक्स चली हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट्स आ गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 1887 में अब हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट आए, ठीक है। अब हर्ट्ज जो साइंटिस्ट हैं हमारे पास, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करा, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स मतलब वहां पे उन्होंने करे, अपना एक प्रॉपर सेटअप बनाया, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ऑब्जर्वेशंस लिखी। उन्होंने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कुछ ना कुछ क्या लिखी हमारे पास, ऑब्जर्वेशंस लिखी। 1887 की बात है ये, जब हर्ट्ज और साइंटिस्ट लोग आए। अब यहाँ पे आप ये बात कर सकते हैं, इन्होंने अपना एक सेटअप बनाया। तो मैं आपको थोड़ा सा सेटअप के बारे में भी समझाता हूँ कि सेटअप कैसे बनाया इन्होंने। इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास इस तरीके का यहाँ पे क्या है, एक सेल है, मतलब एक सेल है हमारे पास, इवैक्यूएटेड चैम्बर है, मतलब इसके अंदर कोई और एयर गैस पार्टिकल कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैम्बर में हमारे पास, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये चैम्बर हमने आगे जोड़ रखा है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स पढ़ी है, तो यहाँ पे हम एमीटर यूज करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास होने वाला है, ऐसे करके एक रियोस्टैट बनाते होते हैं ना हम लोग, रियोस्टैट पढ़ा होगा, ठीक है। अब बैटरी का मैं इस साइड जोड़ने वाला हूँ नेगेटिव टर्मिनल। मैं बताता हूँ, पहले सेटअप बना लेता हूँ एक बार, ठीक है। इस साइड में की यूज कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने सेटअप को जोड़ दिया। और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सा वोल्ट मीटर यूज, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, वोल्ट मीटर यूज। और फिर हमारे पास यहाँ पे दो प्लेट्स लगा दी जाए, एक प्लेट इधर लगा दी जाए और एक प्लेट इधर लगा दी जाए, ठीक है। सो अब देखते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है कि एमीटर हम यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स वो हम वोल्टेज V, यानी कि V जो है वो पोटेंशियल वोल्ट मीटर है, जिससे हम लोग क्या मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे बिटवीन द टू एंड्स। ये रियोस्टैट है, ठीक है, इसको आप RS लिख सकते हैं, रियोस्टैट लिख सकते हैं। और ये बैटरी है, ये हमारे पास क्या लगा रखा है हमने, इसके अंदर बैटरी लगा रखी है। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये मेरे पास की है। अब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस एंड से जुड़ा है इस चैम्बर के, उसको भी नेगेटिव बोलेंगे, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, थोड़ा सा पॉजिटिव टर्मिनल में ना ये चीज चेंज करना, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है जिस एंड से जुड़ा है, ये वाला टर्मिनल भी हमारे पास क्या कहलाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल कहलाएगा। ये जो बीच में हमने प्लेट्स रखी हैं, ये मेटल की प्लेट्स हैं, ठीक है। ये भी एक मेटल की प्लेट है और ये भी एक मेटल की प्लेट है हमारे पास, दोनों के दोनों आप लिख सकते हैं साइड में, यहाँ पे मेटल प्लेट्स लिख लो या मेटल इलेक्ट्रोड्स लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। ये मेटल की प्लेट्स हैं, और यहाँ से हमने क्वार्ट्ज की विंडो लगा रखी है छोटी सी, ताकि यहाँ से लाइट की रेडिएशन आ सके। अब लाइट की रेडिएशन आ सके तो क्वार्ट्ज की विंडो यहाँ पे हमने लगा रखी है थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि क्वार्ट्ज जो है वो लाइट को इतना एब्जॉर्ब नहीं करता, इसी करके हम क्वार्ट्ज वर्ड यूज कर रहे हैं। वो जितनी लाइट बाहर से आएगी वो सारी की सारी अंदर भेज देगी। इवैक्यूएटेड चैम्बर है, ये मेटल प्लेट है। अब मेटल प्लेट जो है वो हमारे पास एक नेगेटिव एंड है और इस साइड हमारे पास पॉजिटिव एंड है। हमने नेगेटिव एंड के ऊपर क्या करा है, नेगेटिव मेटल प्लेट जो है उसके ऊपर हमने लाइट को स्ट्राइक करा, और लाइट को मैं H न्यू लिख रहा हूँ, है ना, यहाँ पे हमने स्ट्राइक करा है। अब स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेंगे अब वो इधर को जाएंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, तो उन्होंने पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना है। तो आपको पता है एक तरफ हमारे पास पॉजिटिव मेटल की प्लेट है, तो पॉजिटिव मेटल की प्लेट की तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे। तो
तो अंदर जो है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव एंड से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए, वहां से हमारे पास इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था, बैटरी के नेगेटिव से यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे होंगे, यहाँ पे आके स्टॉप हो गए होंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके स्टॉप हो गए होंगे, लेकिन आगे मेटल प्लेट है, लाइट लगा रखी है, लाइट की रेडिएशंस पड़ रही है, तो वहां से फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, वो आगे पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और पॉजिटिव से फिर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ से होते हुए आउटर सर्किट से इस पॉजिटिव एंड में चले जाएंगे। तो इस तरीके से सर्किट बन रहा है एक तरह से। और आपको पता है जब हमारे पास ऐसा कोई कंप्लीट सर्किट बनता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हो, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही हमारे पास करंट मूव करता है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करेगा, यहाँ पे अगर मैं इसका अपोजिट डायरेक्शन देखूं तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ करंट, तो करंट इसका अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास करंट मूव करने वाला है। ठीक है, एक टर्म, कुछ टर्म्स मैं अलग से यूज करने वाला हूं। देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल प्लेट से निकले हैं, इनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज जस्ट, मैंने टर्मिनोलॉजी अलग यूज करे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से भी निकल रहे हैं, वो अलग चीज है, वो इलेक्ट्रॉन्स अलग है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल से निकल रहे हैं वो लाइट की वजह से निकल रहे हैं, इस करके उनको अलग से नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स, लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक होगी बात। और ये जो इसके विद इन जो करंट बना होगा, आपको पता है कि करंट का मोशन उल्टा है ना, एंटी क्लॉकवाइज इधर को जा रहा है। अब जाने कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो करंट जो है वो इधर मूव कर रहा है, करंट जो है वो आपके पास क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव वाली साइड करंट मूव कर रहा है। तो करंट जो उस चैम्बर के बीच में जो करंट है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से, वहां पे करंट को यूज करेंगे वर्ड फोटो करंट। क्या वर्ड यूज करेंगे, इसके बीच में जो करंट होगा, यहाँ पे जो करंट है उसको फोटो करंट वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दो टर्मिनोलॉजीज हमने अलग से यूज करनी है सिर्फ उसके लिए जब मेटल के ऊपर लाइट पड़ रही है और वहां पे जो चीजें हो रही हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है या करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटो करंट वर्ड वहां पे हम यूज करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ सेटअप करा हमारे साइंटिस्ट लोगों ने जब हमने ऑब्जर्वेशन लेनी है इसकी। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो मैंने आपको अब तक बताया, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप, यहां से जो ऑब्जर्वेशंस निकली हैं, अब मैं इसको आगे जाके फिर एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम्स को, कोई बात नहीं। अभी आपने सेटअप देख लिया, अब सेटअप को समझने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो हमारे पास हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने नोट करे। अब ये तो ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करके जो ऑब्जर्वेशंस नोट करी हैं वो है ना। जब हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं ना, फिर ऑब्जर्वेशंस को बाद में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या हो सकता है, वो हमें फिर केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ के पता लगता है। तो बस ये एक्सपेरिमेंट हुआ, सेटअप लगाया हर्ट्ज ने, और उसके बाद ये ऑब्जर्वेशंस नोट करी। अब उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या रही वो देखते हैं। The electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of the light strikes the surface. क्लासिकल बोलती थी टाइम लैग है, क्लासिकल क्या बोलती थी कि उन दोनों के बीच में इंसिडेंट होने के बाद और कुछ टाइम गैप है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन निकली वो निकली कि टाइम लैग तो है ही नहीं, देयर इज नो टाइम लैग, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। कि टाइम लैग तो पहले तो टाइम लैग ही नहीं है, जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई वैसे ही फटाक से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएगा। अंडरस्टैंड। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, फॉर ईच मेटल सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी and it is different from the different metals. Light of frequency less than nu naught cannot eject electrons no matter how long it falls on the surface or how high is its intensity. बहुत अच्छा पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है। क्या है द पॉइंट इज कि किसी भी मेटल सरफेस के लिए हमें मेटल के सरफेस से अगर हमने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है तो भाई उसके लिए हमें एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी कि एटलीस्ट इतनी एनर्जी तो दो कम से कम उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। अब वो जो मिनिमम एनर्जी है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे वर्ड एनर्जी फ्रिक्वेंसी आएगा। ठीक है, सो वहां पे हम लोग वर्ड जो है वो मिनिमम एनर्जी, अगर मैं यूज कर रहा हूं वर्ड, तो मिनिमम एनर्जी के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए।
या फिर अगर आप बोल लो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली रिलेशन ही होती है, ठीक है। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ताकि वो इंटरेक्शन को ब्रेक कर सके और वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सके, ठीक है। अब वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड वर्ड मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। थ्रेशोल्ड का मतलब यही होता है मिनिमम, कि मिनिमम एटलीस्ट इतना तो चाहिए, ज्यादा मिल जाए तो खुशी है ना, ज्यादा मिल जाए फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन लेकिन अगर हमारे पास उसमें इतनी मिनिमम एनर्जी तो कम से कम चाहिए, कि इतनी एनर्जी तो हर किसी स्पेसिफिक मेटल की होती है कि भाई मुझसे अगर आपने इंटरेक्शन ब्रेक करवानी है, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन ब्रेक करवानी है, इतनी एनर्जी तो दो कम से कम। तो हर एक मेटल का अलग अलग से थ्रेशोल्ड एनर्जी रहती है। कुछ मेटल में जल्दी ब्रेक हो जाती है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो इंटरेक्शन है वो जल्दी ब्रेक हो जाती है, कईयों में बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है ना। तो अलग अलग मेटल की अलग अलग तरीके से रहती है। अब कहता अगर मिनिमम एनर्जी मान लो दैट, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ कि मेरे पास ये मेटल है, अब इसको मिनिमम एनर्जी चाहिए 120 किलो जूल, है ना, लेमन लैंग्वेज में समझते हैं, 120 किलो जूल चाहिए इसके इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, और आप दे रहे हैं 100 किलो जूल। क्या वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, बिकॉज आपने उतनी सफिशिएंट एनर्जी दी ही नहीं कि वो उसके ब्रेक कर सके इंटरेक्शन को, क्योंकि इंटरेक्शन ब्रेक करने के लिए तो 120 किलो जूल चाहिए। आप दे रहे हैं 120 से कम, 100 दे रहे हैं, या फिर 120 से आप 115 भी देंगे फिर भी नहीं होगा, 119 भी देंगे फिर भी नहीं होगा। जितनी एग्जैक्ट एनर्जी उनको चाहिए उतनी ही आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये हम आगे जाके क्वांटम में पढ़ेंगे, क्वांटम थ्योरी में, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू नोट कैन नॉट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी की मिनिमम, अगर उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रीच नहीं करी है, उससे कम रह गई आपकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी कुछ भी बोल लो, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे, चाहे आप नो मैटर हाउ लॉन्ग फॉल्स इट ऑन द सरफेस, कितनी बार मर्जी लाइट को चाहे वो स्ट्राइक करी जाओ, वो मैटर नहीं करता। अगर एनर्जी ही सफिशिएंट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। पर पीछे क्लासिकल ने उल्टा बोला था ना, क्लासिकल तो कहता है ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, पर ऐसा नहीं है। अब वो कहता है कि ये तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब क्लासिकल ने तो इसको इंटेंसिटी पे डिपेंड करवा दिया था ना, कि जो एनर्जी है वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, लेकिन यहाँ पे आके पता लगा जब ऑब्जर्वेशन ली गई वही वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। मान लो अब एक लाइट जो है, जो हमारे पास मेटल है उसको चाहिए, लेट अस सपोज एक्स रेज चाहिए उसके इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, और आप दे जा रहे हैं विजिबल लाइट, आप प्रोवाइड कर रहे हैं विजिबल लाइट। अब उसको एक्स रेज चाहिए, आप प्रोवाइड कर रहे हैं विजिबल लाइट, चाहे आप घंटों तक उसके ऊपर स्ट्राइक करवाते रहो मेटल के ऊपर, वो नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। चाहे आप जितनी देर मर्जी तक उसमें से विजिबल लाइट स्ट्राइक करवाते रहो, अगर उसको एक्स रेज वाली एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो एक्स रेज वाली एनर्जी ही चाहिए उसको। फिर नो मैटर हाउ लॉन्ग आप उसके ऊपर विजिबल लाइट स्ट्राइक कर रहे हो, कितनी इंटेंसिटी के साथ कर रहे हो, वो कोई मैटर नहीं करता जब उसके पास एनर्जी ही सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। अब आई मेन बात कि काइनेटिक एनर्जी, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, ना कि इंटेंसिटी पे। क्लासिकल ने उल्टा बोला था ये पॉइंट, आप इसको इन पॉइंट्स को आप क्लासिकल के साथ मैच करके पढ़ना, जल्दी याद हो जाएगा। क्लासिकल ने ये पॉइंट उल्टा बोला था, उसने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो हमारे पास इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन निकली वो इंटेंसिटी पे नहीं, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आप खुद भी लॉजिकली भी सोच सकते हैं, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी तो भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी तो ज्यादा होगी। मैं बताऊंगा ये काइनेटिक एनर्जी कैसे आया, आगे जाके पढ़ेंगे। अब सर ऑब्जर्वेशंस देखो, अब उसके बाद बोलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड फ्रॉम द मेटल सरफेस दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। अब ये पॉइंट भी क्लासिकल का जस्ट रिवर्स है। क्लासिकल ने बोला था कि जो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं, पर ये बोलता नहीं वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पे नहीं कर रहे, ठीक है। अब ये जो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस रही हैं, जो हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन रही हैं, फिर इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के ऊपर हमारे पास हमारे फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन जी, है ना, सर आइंस्टाइन जी, उन्होंने हमारे पास क्या करा, इसके ऊपर काम करा, ठीक है।
सो अब आइंस्टाइन जी ने काम करा तो वहां पे उन्होंने लेके आए क्वांटम एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो क्या लेके आए? क्वांटम एक्सप्लेनेशन लेके आए। अभी तक हम क्लासिकल पढ़ते रहे, क्लासिकल के बाद हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट्स करे, हर्ट्ज के साथ और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, एक बंदे का काम नहीं होता कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करना, बहुत सारी चीजें मिलके करते हैं, मिल के की जाती हैं, जैसे कि थॉमसन जी भी थे उस टाइम पे, तो उन सब ने आपस में मिलके क्या करे, ये एक्सपेरिमेंट्स करे। एक्सपेरिमेंट करके 4 ऑब्जर्वेशंस ऊपर लिखी हुई हैं। अब इन ऑब्जर्वेशंस को पढ़ के समझ के हमारे आइंस्टाइन जी ने क्या करा, क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की उन्होंने की। तो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम थ्योरी, इन्होंने क्या करा, जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ था, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का इन्होंने यूज करा और अपने पास एक क्वांटम थ्योरी प्रोवाइड करी। अब क्या बोलते हैं आइंस्टाइन जी, देखना थोड़ा ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कि हमारे पास एक सरफेस होता है मेटल का, ये वाला, लेट अस सपोज मेरे पास एक मेटल का सरफेस है, ठीक है, जैसे भी मैंने डिजाइन बनाया है, अब समझ आना है कि मेटल का सरफेस है। अब यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से ये आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन्होंने बताया कि सबसे पहले जैसे ही हमारे पास यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करती है इसके ऊपर एक एच न्यू, पहले तो इस लाइट की जो एनर्जी होगी वो एच न्यू होगी, यही है हमारे पास प्लैंक्स लॉ, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, प्लैंक्स लॉ होता है, प्लैंक्स जो के अकॉर्डिंग E इज इक्वल्स टू एच न्यू। मतलब उन्होंने बोला कि क्लासिकल के अकॉर्डिंग तो जो लाइट थी वो क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर की थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जो लाइट है यहाँ पे वो वेव नेचर के एक्सप्लेनेशन में ना रखे, हमें उसको पार्टिकल नेचर की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। यानी कि जो क्वांटम थ्योरी हम लेके आए आइंस्टाइन जी, उन्होंने ये बताया कि लाइट जो है अब वो यहाँ पे पार्टिकल नेचर शो कर रही है, ना कि वेव नेचर शो कर रही है। यानी कि लाइट में कुछ ना कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो ये फिनोमिना दिखा रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है, और उन पार्टिकल्स को इन्होंने एक एनर्जी का पैकेट बोला। क्या बोला इन्होंने? पैकेट्स ऑफ एनर्जी, कि वो जो लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स है, मान लो इतनी बड़ी, देखो आप इमेजिन करके देखो, ये जो लाइट आ रही है, अब लाइट में जो भी बीच में पार्टिकल्स होंगे जो हमें नहीं दिख सकते, ऑब्वियसली नहीं दिख सकते, अब वो जो पार्टिकल्स हैं उनके पास भर भर के एनर्जी है, उनके पास, उनको पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोला, ठीक है ना, पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोला, जिसको हम वर्ड यूज करते हैं क्वांटा। क्या वर्ड यूज करते हैं? क्वांटा। मैंने आपको बताया था पहले भी जब स्टार्टिंग में, क्वांटम, क्वांटा जो वर्ड है वो प्लूरल फॉर्म हो जाती है, क्वांटम सिंगुलर फॉर्म होती है, ठीक है। क्वांटम एक पार्टिकल के लिए हम क्वांटम वर्ड यूज करते हैं। क्वांटम मतलब एक इतना छोटा पार्टिकल जिसके पास बहुत सारी एनर्जी है, एनर्जेटिक पार्टिकल है, उन्हीं को हम क्वांटम बोलते हैं। तो मतलब उनके पास पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी इसके बोलते हैं कि जैसे एक पैकेट आ गया पूरा भर भर के एनर्जी का पैकेट, ऐसे इमेजिन करवाया है जस्ट, ठीक है। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि उस लाइट में हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल्स हैं जो बहुत सारी एनर्जी लेके बैठे हैं, एनर्जेटिक पार्टिकल्स है, और उनको बोला जाता है फोटॉन्स। क्या बोला जाता है उनको? फोटॉन्स। फोटॉन्स। अब ये जो फोटॉन्स हैं ये ही लाइट के अंदर एक एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। बहुत सारी भर भर की एनर्जी होती है, और इनकी एनर्जी कितनी होती है? एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, ठीक है। देखो एक फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज एच न्यू। अब एक की एच न्यू है, अब दूसरे फोटोन की भी एच न्यू होगी, तीसरे फोटोन की भी एच न्यू होगी, पांचवें की, चौथे की, है ना, सबके सारे फोटोन की एनर्जी एच न्यू एच न्यू एच न्यू होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? E is equals to NH nu. E is equals to NH nu. N means कितने नंबर ऑफ फोटोन पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अगर मान लो 10 है तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 10H nu, ठीक है। अगर 10 फोटोन्स हैं तो कितनी हो जाएगी? 10H nu हो जाएगी, हमारे पास एनर्जी हो जाएगी। तो E इज अ टोटल एनर्जी और N इज अ नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हैं, और हर एक फोटोन की एनर्जी H nu होती है, प्लैंक्स लॉ है ना। अब यहाँ पे इतना पता लगा कि फोटॉन्स नाम के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट में हैं, तो लाइट यहाँ पे पार्टिकल नेचर की तरह एक्ट करेगी, और ये वाले जो फोटॉन्स हैं जिनके पास भर भर की एनर्जी है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इजेक्ट कर रहे हैं बाहर की तरफ। यानी कि फोटॉन्स के पास एनर्जी थी, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराएगा तो अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। यही है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास बात हुई। अब यहाँ पे बात आती है, अब उन फोटॉन्स के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। अब फोटॉन्स भी आप कौन से वाले यूज कर रहे हो, किस रेडिएशन के यूज कर रहे हो, विजिबल के यूज कर रहे हो, ठीक है, एक्सरेज के यूज कर रहे हो, गामा के यूज कर रहे हो, ये भी मैटर करेगा। हर एक रेडिएशन के जो फोटॉन्स होंगे उनमें एनर्जीज अलग अलग होंगी, पर हाँ सब में एनर्जी तो होगी, पर सब में एनर्जी अलग अलग होगी। जैसे जो गामा रेज वाले होंगे उनमें ज्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू विजिबल, है ना। विजिबल वालों में कम होगी, अब रेडियो वालों में और भी कम होगी। मैंने बताया ना एनर्जी ऑर्डर। तो ये वाले इस तरीके से। अब कौन से वाले फोटॉन्स यूज कर रहे हैं, वही यूज करेंगे ना जो हमारे पास उस मेटल के न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन्स की जो इंटरेक्शन उसको ब्रेक कर सके। वो डिपेंड करेगा कि मेटल के पास कितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। हर एक मेटल की अपनी अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, एक मिनिमम एनर्जी है, ठीक है। उतनी मिनिमम एनर्जी उनको चाहिए तब जाके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने वाला है। आई होप आप मेरे साथ समझ पा रहे हैं इस चीज को, थोड़ा सा समझना है, ठीक है, कि उतनी एनर्जी उनको सफिशिएंट चाहिए तभी वो इजेक्ट कर सकते हैं। अब वो कौन सी रीजन में मिलेगी, विजिबल में मिलेगी, आईआर में मिलेगी, तो वो हमें देखना पड़ेगा। वो मेटल के ऊपर डिपेंड करता है कि मेटल की मिनिमम एनर्जी कितनी है, मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है उसको इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने। अगर हम एनर्जी उससे ज्यादा दे दें, अगर हम उससे एनर्जी ज्यादा दे दें तो वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी अपनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, मोशन करने में कन्वर्ट कर देगा। देखो अगर मान लो मेरे पास ये मेटल है, अब लेमन लैंग्वेज में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो इसको 120 किलो जूल चाहिए और आपने जो बाहर से रेडिएशन दी वो भी 120 किलो जूल वाली है। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर मेटल के ऊपर वाले सरफेस पे आ जाएगा। मतलब अंदर से मेटल के अंदर से वो इलेक्ट्रॉन्स निकल के मेटल के उस सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेगा नहीं, मूव नहीं करेगा, बस ऊपर आ जाएगा। इंटरेक्शन ब्रेक हो चुकी है क्योंकि आपने उतनी ही एनर्जी दी जितनी उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी। आपने 120 उसकी किलो जूल जो थी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, आपने बाहर से भी 120 ही दी, तो इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर चला जाएगा, बस इंटरेक्शन ब्रेक हो जाएगी। अब अगर उसकी 120 है और मैं उसको बाद में 150 किलो जूल एनर्जी दे रहा हूं, अब 150 किलो जूल एनर्जी देने कैसे मिलेगी, आपको रेडिएशन चेंज करनी पड़ेगी। ये चीज याद रखना, रेडिएशन चेंज कर, क्लासिकल भूल जाओ, अब रेडिएशन चेंज करो। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, अब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। आपने दे दी 150, वो तो बहुत खुश हो गया, उसने इंटरेक्शन तो ब्रेक कर ही ली। 150 में से 120 का यूज करके उसने इंटरेक्शन ब्रेक कर ली। उसको अब जो बची हुई एनर्जी है ना, आपने 150 दी, अब जो बची हुई एनर्जी होगी, ठीक है, वो यूज कर लेगा अपनी काइनेटिक एनर्जी में, मोशन करने में, दूसरी प्लेट की तरफ, उस चैम्बर में दूसरी प्लेट की तरफ मूव करने में, उसकी काइनेटिक एनर्जी स्पीड बढ़ाने में। इलेक्ट्रॉन्स बड़ी स्पीड से मूव करेगा, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा करंट अच्छा बनेगा। समझे मेरी बात। तो ये है। तो अब क्या बोलता है हमारे पास ये आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन जी बोलते हैं कि पहली बात, एक फोटोन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। तो आइंस्टाइन जी ने वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इजेक्शन फिनोमेना बताया। क्या बताया, वन फोटोन, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन इजेक्शन फिनोमेना, कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो हमारे पास वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इजेक्शन फिनोमेना है, कि एक फोटोन एक पैकेट जो एनर्जी का है वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है ना। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक करवाओगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक करवाओगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और कितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे वो ब्राइटनेस पे डिपेंड करेगा, वो हमारे पास इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ज्यादा वोट वाला बल्ब यूज करोगे तो ज्यादा फोटोन्स होंगे ना उसके अंदर, ज्यादा फोटोन्स होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है, सिंपल। तो क्लासिकल लॉ फेल हो गया, सब कुछ उल्टा। वो क्लासिकल लॉ से सारे उल्टे बोले थे, अब क्वांटम के अकॉर्डिंग सारे उल्टे हो जाएंगे। थोड़ा सा पानी पी लूं। ठीक है, सो यहां तक हमारे पास पॉइंट क्लियर हुए। अब देखना,
अब मैं थोड़ा सा एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अब कैसे लिख रहा हूँ उसको लॉजिकली लिख देंगे, है ना, कोई डिराइव ड्रू करने की जरूरत नहीं है, आपको लॉजिकली सोचनी है सारी चीजें। मैं तो हमेशा लॉजिकल चीजों पे ऊपर फोकस करता हूँ कि हम ऐसे ही समझ लें कंसेप्चुअल बेस के ऊपर। मान लो एच न्यू मैंने इंसिडेंट दी, ठीक है, और एच न्यू मेरे पास इंसिडेंट थी, और उस मेटल सरफेस का अपना एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा, या ऐसे बोलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है उस मेटल की, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, और वर्क फंक्शन को W से डिनोट करते हैं। कई बुक्स में इसको फाई से भी डिनोट किया होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, W डिनोट कर लो चाहे फाई से डिनोट कर लो। तो इसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब इसको हम लिखते हैं एच न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, तो एच न्यू नॉट। सो एच न्यू बाहर से स्ट्राइक कर रही है ना, बाहर से स्ट्राइक कर रही है। उसमें से मान लो, मैं ना इसको थोड़ा सा लॉजिकली चलता हूँ, कि मान लो आपने बाहर से 150 किलो जूल की एनर्जी दी, उसमें से उसने 120 जो है वो तो बाइंडिंग एनर्जी, जो हमारे पास मेटल का न्यूक्लियस था और इलेक्ट्रॉन था, वो जो बाइंडिंग एनर्जी थी उसके बीच में, उसको उस बाइंडिंग को ब्रेक करने के लिए हमने यूज कर ली 120, क्योंकि ये तो उसकी थ्रेशोल्ड थी, इतनी उसको मिनिमम चाहिए ही थी, तो 150 में से इतनी मिनिमम तो उसने यूज कर ली ब्रेक करने के लिए। ये क्या है? उसका वर्क फंक्शन। इतनी जितनी एनर्जी वो यूज करेगा ना मिनिमम, ये उसका वर्क फंक्शन हो जाएगा। तो वर्क फंक्शन ही तो है थ्रेशोल्ड एनर्जी, कितनी मिनिमम एनर्जी, वही तो है वर्क फंक्शन। और प्लस प्लस जो 30 बच गई वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। प्लस जो 30 बच गई, टोटल 150 बनाना है ना हमने, बाहर से जितनी रेडिएशन है वो कितनी 150, अब इन दोनों का टोटल करके भी 150 बनेगा, तो 30 बच गई। अब 30 कहाँ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। कि 30 कहाँ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। तो इसका मतलब बाहर से मैंने जो रेडिएशन एनर्जी दी, डेट इज एनर्जी ई, और वो किसके बराबर होगा? डेट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए, इसको जानना बहुत जरूरी है। देखो कैसे करेंगे। E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी, समझ गए? इसका मतलब E मतलब जो इंसिडेंट जो हम दे रहे हैं, बाहर से जो हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, इसको कैसे लिखेंगे? एच न्यू, बाहर से तो दे रहे हैं वो एच न्यू है, और वर्क फंक्शन कितना होता है, मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, वो कितनी है? एच न्यू नॉट, है ना। जो मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन बोलते हैं, और मिनिमम जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सेम ही तो है, मैंने बताया ना, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे न्यू नोट आ जाएगा, बिकॉज थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हैं, और वर्क फंक्शन भी क्या होता है? थ्रेशोल्ड होता है। तो थ्रेशोल्ड इसका क्या? न्यू डॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको आप हाफ एम वी स्क्वायर लिख लो, अभी के लिए हम लोग इसको क्या बना लेंगे? काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे ऐसे करके, क्योंकि मैंने एक रिलेशन निकालने वाला हूँ। अब क्या करो, इसको माइनस कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी डेट इज इक्वल्स टू कैसे लिख लोगे? एच न्यू माइनस एच न्यू नोट लिख सकते हो। ये एच न्यू नोट उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी डेट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास न्यू एच तो कांस्टेंट, एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या होता है? एच हमारे पास होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जूल सेकेंड। ये इसके क्या होती है? वैल्यू होती है। मैं बताया नहीं मैंने ये, सॉरी। तो ये देख लो, h इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 - 34 जूल सेकेंड, इसकी क्या होती है? वैल्यू होती है। तो h तो एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? टोटली फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब, और फ्रीक्वेंसी में से भी कुछ चीज माइनस हो रही है, वो कितनी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी माइनस हो रही है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ काइनेटिक एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का, तो उसमें से कुछ चीज माइनस करोगे, बनेगा तो स्ट्रेट लाइन ही, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर उसमें से कुछ माइनस करने के बाद आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे, तो इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा। और ये जो चीज है ये न्यू नोड है, ये जो पॉइंट है ये न्यू नोड है, बिकॉज
एक्चुअल जितनी आपने फ्रिक्वेंसी थी उसमें से कुछ फ्रिक्वेंसी उसकी थ्रेशोल्ड की थी और बाकी काइनेटिक एनर्जी की थी। तो ये जो इतनी फ्रिक्वेंसी है यहां से लेकर यहां तक, ये इसकी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया। ठीक है, बहुत अच्छा ग्राफ जो है वो हमारे पास यहाँ पे बन जाता है। सो ये था हमारे पास ओवरऑल कि हमारे पास कि आइंस्टाइंस ने किस तरीके से क्वांटम थ्योरी का यूज करके हमारे पास क्या करा, अपनी एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है, सो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें समझा दी कि फोटॉन्स क्या होता है, इसी करके इसको फोटो इलेक्ट्रिक बोलते हैं। फोटो मींस फोटॉन्स, फोटॉन्स किस में होते हैं, लाइट में, तभी हम लाइट को फोटो फोटो वर्ड यूज करते हैं हम लाइट के लिए। ठीक है, अब पता लगा। अब यहाँ से एक चीज होगी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग किससे एक्सप्लेन कर पाए, क्वांटम से एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि उसके अंदर फोटॉन्स होते हैं और फोटॉन्स का जिक्र जो है वो क्लासिकल ने तो किया ही नहीं। ठीक है, तो क्वांटम ने करा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और वैल्यूज हैं वर्क फंक्शंस की कुछ मेटल्स के लिए। वैसे तो ये एग्जाम्स में गिवन होती है, क्वेश्चन में अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें गिवन होती हैं कि जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, मैग्नीशियम, ये सब मेटल्स हैं जो आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा सकती हैं। सीजियम जो होता है, अगर आप देखेंगे डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो सीजियम जो होता है उसका मेटल का साइज बड़ा होता है और उसमें न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ इंटरेक्शन बहुत वीक होती है और इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना आसान होता है। तो ऑब्वियसली इसका वर्क फंक्शन हमारे पास कम रहेगा। अगर आप बड़े ध्यान से इन सभी के वर्क फंक्शन देख पा रहे हैं, लिथियम का देखो 2.42 है, इसका 2.3, इसका 2.25 और सीजियम का कितना है 2.14। अगर आप देख पाए तो सीजियम का सबसे कम वर्क फंक्शन है ना, सबसे कम वर्क फंक्शन है। तो इसका मतलब सीजियम एक अच्छा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा सकती है, एक अच्छी मेटल है टू शो द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये सारे वर्क फंक्शन हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, आई होप आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल जो है वो रहता है। ठीक है, सो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास कि ये जो हमारे पास अब इक्वेशन है ना, जो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई अभी आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक वाली इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमने इक्वेशन लिखी, दैट इज इक्वल्स टू दिस वन, ये वाली। ठीक है, ये आइंस्टाइन ने दी थी, वो तो चलो आप इसको ये भी मान सकते हो, चाहे ये वाली मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने फॉर्म ही चेंज करी है अलग अलग। ठीक है, सो इस इक्वेशन से कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, अगर आपने आने वाली इनकमिंग जो रेडिएशन है अगर वो कम है उसकी थ्रेशोल्ड से, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होगा, साफ लग रहा है, पता है ना। तो नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड व्हाटएवर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मे बी। तो इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग रेडिएशन इज मोर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो अगर वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा एनर्जी आप दोगे तो एक्सेस एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी। तो जो एक्सेस एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, ये सब उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं। ईच फोटोन कैन इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करेंगे, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। फ्रीक्वेंसी तो वही है, मान लो आपने गामा रेज ही यूज करनी है, अपने इंटेंसिटी बढ़ा दी है ना, उनके वॉट चेंज करते गए अलग अलग, तो पावर, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द सरफेस इज इंक्रीज्ड बट द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है ना, इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटॉन्स बढ़ेंगे, फोटॉन्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा। ऐसी चीजों को रिलेट करना, थोड़ी सी फिजिक्स अप्लाई करनी है इसके अंदर। तो इससे पता लगता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का डुअल नेचर है, क्योंकि कुछ चीजें उसकी वेव नेचर को एक्सप्लेन करके बन रही हैं और कुछ चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं लाइट के पार्टिकल नेचर की वजह से। ठीक है, सो लाइट के पार्टिकल नेचर की वजह से हमारे पास कुछ चीजें एक्सप्लेन की जा रही हैं। अब यहाँ पे मैं आपको लास्ट में एक दो ग्राफ्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, वो भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ग्राफ्स क्या है वो हमारे पास, देखो मैंने आपको एक चीज बताई कि हमारे पास इंटेंसिटी होती है, एक फोटो करंट होता है।
जैसे हमने वो ऊपर डायग्राम पढ़ी थी, मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको, ये वाली। हाँ, तो इस डायग्राम में हमारे पास क्या था कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ जा रहे थे, मतलब नेगेटिव वाली साइड से होके पॉजिटिव वाली साइड जा रहे थे। तो अगर मैं पॉजिटिव वाली साइड रिटार्डिंग पोटेंशियल लगा दूं, मतलब बाहर से मैं पोटेंशियल उल्टा कर दूं, बैटरी का ये वाला साइन जो है वो अब प्लस वाला इधर था, वो नेगेटिव वाला इधर था, अब मैं उल्टा कर दूं, प्लस वाले की बजाय मैं प्लस वाला इधर ले जाऊं और नेगेटिव वाला इधर ले जाऊं, प्लस वाला इधर ले जाऊं, एक्सचेंज कर दूं पोटेंशियल। जब मैं एक्सचेंज कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे अब ये वाली जो चीज है प्लेट, अब ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं यहीं पे एक्सचेंज कर देता हूँ। देखो, अब इधर मैंने नेगेटिव लगा दिया और इधर मैंने ऐसे लगा दिया, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया। अब यही नेगेटिव प्लेट बन जाएगी, ये प्लेट पॉजिटिव बन जाएगी। तो रेडिएशन अब यहाँ, तो नेगेटिव पोटेंशियल होने की वजह से अब आपके पास यहाँ पे जो पोटेंशियल लगा होगा नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब इसको हम रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलेंगे। रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आ रहे थे, जब ये अपने पोटेंशियल चेंज कर दिया, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स दोबारा पीछे को जाना स्टार्ट कर देंगे। रिटार्डिंग पोटेंशियल वर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये हमारे पास जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसको देख समझ पा रहे हैं तो देखो कैसे समझेंगे। रिटार्डिंग पोटेंशियल, जैसे हमने इसका पोटेंशियल उल्टा कर दिया है ना, बैटरी का सिंबल्स अलग कर दिया, तो यहाँ से क्योंकि अभी नेगेटिव प्लेट बन के इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव होते हैं तो वो रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, अब उसकी तरफ नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी सब सेटअप आपने ऐसा रखा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक रिटार्डिंग पोटेंशियल होता है। अब रिटार्डिंग पोटेंशियल की हेल्प से आप बहुत इजी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा थी, क्या हुआ। ठीक है, कैसे, देखो अगर मैंने यहाँ पे दो ग्राफ समझाने हो तो यहाँ पे दो ग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो, एक ग्राफ है हमारे पास फोटो करंट और रिटार्डिंग पोटेंशियल के बीच में। मान लो आप यहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल वर्ड यूज कर रहे हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल, और इस साइड है मेरे पास फोटो करंट आई। आई क्या है मेरे पास, फोटो करंट है, याद रखना। अगर आप रिटार्डिंग जितना ज्यादा, हर एक का रिटार्डिंग पोटेंशियल है ना। अब फोटो करंट का क्या मतलब हुआ कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा करंट होगा। आप यहाँ पे ऐसे बोलो कि आपने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख लिया, फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, मतलब मैंने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ही रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे विजिबल लाइट की मान लो, विजिबल लाइट में भी आप किसी की भी मान सकते हो, रेड लाइट मान लो, चाहे ब्लू लाइट मान लो, कोई भी लाइट मान लो, आप उसी रेडिएशन को स्ट्राइक करवा रहे हो, लेकिन आप उसमें अलग अलग इंटेंसिटी ले रहे हो। मान लो एक 50 वोट का बल्ब लिया था, एक आपने 100 का ले लिया, एक आपने 150 का ले लिया, एक आपने 200 का ले लिया, अलग अलग वोट्स लिए, अलग अलग इंटेंसिटीज में अलग अलग नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे। अलग अलग नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे तो उसमें हमारे पास अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। जिसमें फोटॉन्स ज्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इजेक्ट होंगे, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उसमें फोटो करंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि करंट और इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं ना। ठीक है, तो जितना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा हमारे पास, तो करंट की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, जो करंट की वैल्यूज हैं वो अलग अलग हो जाएगी। तो हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग वैल्यूज हो जाएगी, पर रिटार्डिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। चाहे आप इन सब का, जितने भी आपने अलग अलग केस लिए हैं, लेट अस से एक मेरे पास 50 है, एक मेरे पास 100 वोट है, एक मेरे पास 200 है, 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां से नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं मान लो 5, और यहां से निकल रहे हैं 10, और यहां से निकल रहे हैं 20 नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं। अब 20 नंबर ऑफ फोटॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे 20, इधर इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे 10, और इधर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे 5, है ना। अब क्या होने वाला है, जितने इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें करंट ज्यादा होगा, इसमें करंट की वैल्यू जो निकलेगी फोटो करंट वो कम होने वाली है। तो 20 के केस में फोटो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा करंट की वैल्यू होगी। तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, आप ये तो सोच के देखो कि इन तीनों का जो पेरेंट्स है वो तो एक ही है, वो तो कोई एक ही फ्रीक्वेंसी है। मान लो कि मैंने ले ली उसकी कोई एक ही फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, वो एक ही फ्रीक्वेंसी से हमारे पास, हमने उसकी एक ही फ्रीक्वेंसी के अलग अलग इंटेंसिटी वाली रेडिएशंस ली हैं।
तो वो तो फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उन सबकी काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही रहने वाली है। बस ये है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं, एक में 20 निकलने वाले हैं, एक में 5 निकलने वाले हैं। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे पर 20 इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। वो सेम स्पीड से इस वाले पोटेंशियल पे पहुंचेंगे, मतलब दूसरी प्लेट पे पहुंचेंगे सेम स्पीड से, सेम डिस्टेंस सेम स्पीड, सब कुछ सेम रहने वाला है। ठीक है, सेम स्पीड से पहुंचेंगे, इसका मतलब सभी के लिए रिटार्डिंग पोटेंशियल सेम होने वाला है। वो कोई मैटर नहीं करता, चाहे 50 लो, 100 लो, चाहे 200 लो, पर सब में फ्रिक्वेंसी तो सेम ही है, एक ही फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन हैं। तो इसका मतलब ग्राफ कैसे बन जाएगा, अलग अलग करंट की वैल्यूज तो अलग अलग आएंगी, करंट अलग अलग आएगा, बट इनका जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है ऐसे करके वो हमारे पास क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो ये एक रिटार्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसको चाहे आप कैपिटल वी नोट मान लो, न्यू नहीं माना, पोटेंशियल है, पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको मान लो कैपिटल वी नोट, दैट इज अ रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो सबका जो रिटार्ड करेगा वो रोकेगा, जो ही वाली प्लेट, अगर आपने प्लेट को नेगेटिव कर दिया, उल्टा कर दिया, तो उससे वो रोकेगा, तो वो सभी को एक साथ रोक देगा। तो सबका पोटेंशियल एक ही है, रिटार्डिंग पोटेंशियल एक ही है। करंट की वैल्यू अलग अलग हो सकती है कि ये आई मान लो, इसको चाहे 2i मान लो, इसको चाहे 3i मान लो, कि मतलब एक अगर आई है तो दूसरा उससे दुगना है, तीसरा से 3 गुना है, आई से 3 गुना है। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ आता है। अब एक ग्राफ हमारे पास और आता है, वो क्या होता है कि अगर मैं इंटेंसिटी सेम रख दूं, बट अब मैं क्या करने वाला हूं, जस्ट वेट, अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे जो ग्राफ बनने वाला है मेरे पास वो है फोटो करंट और रिटार्डिंग पोटेंशियल। लेकिन अब मैंने इंटेंसिटी जो है वो सेम रखनी है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग कर देनी है। अब खुद सोच के देखो, एक मेरे पास अलग फ्रीक्वेंसी है, एक मेरे पास फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है, एक मेरे पास फ्रीक्वेंसी न्यू 2 है, एक मेरे पास फ्रीक्वेंसी न्यू 3 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मेरे पास अलग अलग है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, लेकिन मैंने सब में 50, या फिर आप ऐसे सोच लो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, इसका भी मैंने 200 वोट लिया, ठीक है, इसका भी 200 वोट, इसका भी 200 वोट, इतनी इंटेंसिटी रखी, इंटेंसिटी सब में सेम रखी, बस मैंने अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन यूज कर ली। एक में मानो मैंने गामा रेज यूज कर रखी है, एक में एक्स रेज यूज कर रखी है, या एक में विजिबल यूज कर रखी है, पर उन सब की जो इंटेंसिटी है वो 200 वोट है, तो 200 वोट ही मैं यूज वहां पे कर रहा हूं। तो तीनों के लिए हमारे पास 200 200 200 बच जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पढ़ा हमने उसमें ऑब्जर्वेशंस में। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी, काइनेटिक एनर्जी मतलब किसी की स्पीड ज्यादा होगी, किसी की स्पीड कम होगी। ठीक है, तो किसी की स्पीड ज्यादा होगी, किसी की स्पीड कम होने वाली है। अब इंटेंसिटी सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, मतलब इसमें अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, दूसरे में भी 10 निकलेंगे, अगले में भी 10 निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो सेम हो गए। बात है उनकी स्पीड्स की, एक में स्पीड ज्यादा आ रही है, एक में कम आ रही है, एक में उससे कम आ रही है। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो जल्दी से रिटार्ड हो जाएगा, पहले रिटार्ड हो जाएगा, क्योंकि वो जल्दी रीच कर जाएगा उस प्लेट की तरफ। तो मेरे कहने का मतलब है इन सब का करंट तो सेम रहने वाला है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है, बिकॉज आपने 200 वोल्ट का यूज कर रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी तो सेम है, इंटेंसिटी सेम होने पे करंट सेम हो जाएगा, लेकिन जो इनका रिटार्डिंग पोटेंशियल्स होंगे वो अलग अलग होंगे। एक फ्रीक्वेंसी पे कुछ रिटार्डिंग पोटेंशियल होगा, दूसरे पे कुछ। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर न्यू 1 ज्यादा है न्यू 2 से और न्यू 3 से, ये मैं खुद मान के चल रहा हूँ, इमेजिन करके चलता हूँ कि जो न्यू 1 फ्रीक्वेंसी है अगर वो ज्यादा है, तो अगर आपको पता है कि जिसकी न्यू 1 अगर ज्यादा न्यू 1 ज्यादा है, मतलब ज्यादा एनर्जी है, तो ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मतलब वो जल्दी रीच करेगा, जल्दी रीच करेगा तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वो स्पीड में आ रहा है ना। तो स्पीड में आ रहा है तो दूसरी साइड उसको ज्यादा जान लगा के रोकना पड़ेगा कि भाई रुक जा, मेरा नेगेटिव पोटेंशियल जो है नेगेटिव नेगेटिव रिपल करते हैं, है ना, तो उसको ज्यादा रिटार्ड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर की जो जो हमारे पास पोटेंशियल है वो कितना बन जाएगा इसका न्यू 1।
तो अगले का कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा, तो तीसरे का कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा। तो इसका मतलब ये बन जाएगा V02 और ये बन जाएगा V03, क्योंकि 3 का सबसे कम है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा। उसकी स्पीड वैसे ही कम है तो इतना जान नहीं लगानी पड़ेगी रोकने के लिए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आपको देंगे वो कम देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ दो ग्राफ्स होते हैं जो अक्सर आई थिंक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो अगर आप इसको लॉजिकली समझना है, सिर्फ इसको कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन किस चीज को अफेक्ट करता है। इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, इस करके करंट में अलग अलग वेरिएशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, दूसरे में अगर इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी तो काइनेटिक एनर्जी इफेक्ट करेगी, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी, तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी तो रिटार्डिंग पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला ग्राफ आ गया। तो ये था हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने काफी अच्छी अच्छी चीजें जो है वो यहाँ पे अंडरस्टैंड करी। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स की क्लासिकल एक्सप्लेनेशन देखी, फिर हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी और उन ऑब्जर्वेशंस को आइंस्टाइन जी ने किस तरीके से एक्सप्लेन करा वो हमने यहाँ पे सीखा, और फिर हमने कुछ ना कुछ ग्राफ्स यहाँ पे स्टडी करे। सो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके कुछ फिनोमिनास को स्टडी करा। ठीक है, काफी बड़ा लेक्चर बन गया है, पर एक ही लेक्चर में मैंने सारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको समझा दिया है। ठीक है, हालांकि मैंने ज्यादा ही बता दिया क्योंकि ये फिजिक्स में पढ़ते होते हैं, मैंने वो भी सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा जाके रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इन्हें उतार लिए होंगे ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, बुक में जाके सारा कुछ ये गिवन है। सो आज के लेक्चर में हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ही करेंगे। थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।